आप यदि ऐसा कर ले तो जगत कहाँ हो जाएगा। हर भाषा क्या है? अपनी बात को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का माध्यम, एक संचार का माध्यम है भाषा। ठीक है? हिंदी हो, हिंदी में लिखने वाले हों, अंग्रेजी में लिखने वाले हों, तो अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? तो जहां शब्दों के माध्यम से पहुंचाते हैं, वो भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो भाषा का होना क्या है? अनिवार्य है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। समिता जी, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है? तो प्रश्न आता है कि कैसी भाषा होनी चाहिए? शशि थरूर जी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? शशि थरूर हमारे मतलब भूतपूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे हैं और अभी सांसद हैं। तो उनके बारे में कई बार कुछ व्यंग्यात्मक जो है सो बातें छपती है ऐसी कि उनकी किताब को पढ़ने के लिए डिक्शनरी साथ में लेके पढ़ना पड़ता है। वो कई बार मतलब उनके आर्टिकल्स पढ़िए या उनकी किताब पढ़िए, तो उसमें बहुत से ऐसे कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ ढूँढने के लिए एक सामान्य रीडर को, देखिए जो स्कॉलर हैं वो तो अपने हिसाब से और स्टेटमेंट के हिसाब से वर्ड्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं। लेकिन जो सामान्य रीडर है मेरे आपके जैसे, तो उनको कई बार डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाती है। अब मानिए कि क्या जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपके लिए डिक्शनरी उठाने की मेहनत करेगा, जहमत उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो आपको ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जो सीधे-सीधे सामने वाले तक पहुँच जाए। ठीक है? जैसे एक कहावत है ना कि ऐसी-वैसी बातों से बेहतर है खामोश रहो या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। अर्थात अपनी बात वहीं कीजिए, उतनी ही कीजिए जितना सामने वाले को समझ में आ जाए। बेवजह गहराई और ज्ञान बखारने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आपको रखनी चाहिए स्पष्ट भाषा, संक्षिप्त भाषा, स्पष्ट, संक्षिप्त और औपचारिक भाषा। सबसे पहले स्पष्ट भाषा का अर्थ क्या है? कि जो भी आप लिख रहे हैं, वो सही-सही लिखें, तो वो स्पष्ट होगी। पूरी बात आपकी वाक्य रचना यदि स्पष्ट है, आपके प्रत्येक शब्द का अर्थ यदि स्पष्टता से सामने निखर कर आ रहा है, तो पढ़ने वाला क्या करेगा? आसानी से पढ़ लेगा, दूसरों को समझ में आ जाएगी। ठीक है? संक्षिप्त लिखें, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतनी ही लिखें। बेवजह किसी बात को फैलाने से क्या होता है कि उसके बारे में जो आपकी धारणा है, उसको पढ़ने की जो आपकी इच्छा है, वो क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है? आप नॉलेज के लिए नहीं आ रहे हैं। आप आ रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए कितना आवश्यक है, वो समझ कर के हम परीक्षा पास कर सकें। नॉलेज के लिए स्कॉलरली एजुकेशन के लिए अगर जाना होता तो आप क्या करते? कॉलेज में आप रिसर्च कर रहे होते जिस विषय के बारे में जानना चाहते थे, या आप अलग अलग चीजों को पढ़ रहे होते। यहाँ पे आपके आने का एकमात्र पर्सपेक्टिव क्या है कि हम यूपीएससी को क्रैक कर लें। ठीक है? लेकिन यदि आपसे मैं पूछूं कि यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो आप कहानी बना कि मेरे पिताजी ने मुझे एक बार कहा कि आईएएस इस देश की आधारशिला है। फिर मैंने आईएएस के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उसमें समझ में आया कि सिलेबस इतना वास्ट होता है, बहुत कुछ होता है। तब जाकर के मैंने सुना कि इतना सिलेबस तो खुद से हो नहीं पाएगा। फिर मैंने कोचिंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर बायजूस का पता चला कि ये ऑनलाइन माध्यम से घर में भी तैयारी करा रहे हैं। दिल्ली से क्लास घर में ही हो जाती है। फिर मैंने बायजूस जॉइन किया। अब इतनी पूरी कहानी जो बताएँगे, तो सामने वाला क्या कहेगा कि ठीक है, एक काम कीजिए, आपका जो है सो 2 नंबर आया 10 में से, आगे बढ़िए। होता है कि नहीं? तो बात उतनी ही कहनी चाहिए जितने में आपकी जो जो पूछा गया है, वह भी पूरा हो जाए
और सामने वाले को बहुत ज्यादा बोर्डम का भी अनुभव ना हो। बेवजह कहानी बनाने से कई बार क्या होता है, बोर्डम का अनुभव होने लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो संक्षिप्त में बात कही जानी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि औपचारिक भाषा में लेखन क्या होता है? औपचारिक भाषा या इसको कहिए आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा से क्या तात्पर्य है? ऐसी भाषा या ऐसी शब्दावली जो आप अपने प्रोफेशनल रिलेशन में यूज करते हैं, अपने कार्य प्रणाली के दौरान आप अपने ऑफिस स्टाफ से, आप अपने सीनियर्स से, आप अपने प्रोफेसर से, आप अपने टीचर्स से जिस तरह की भाषा में बात करना पसंद करते हैं, वैसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो, अब ऐसी भाषा क्या होती है, जैसे आपने चिट्ठी लिखी होगी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, जब एग्जाम होते थे तो उसमें कई बार पत्र लिखने के लिए आता था, पत्र व्यवहार की, पत्र लिखिए। एक होता था फॉर्मल लेटर, जिसमें आपको कहा जाता था कि आप जिला के कलेक्टर को एक आवेदन लिखिए, या प्राचार्य, अपने स्कूल के प्राचार्य महोदय से छुट्टी के लिए एक आवेदन लिखिए। तो उसमें आप क्या लिखते हैं? उसमें आप लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, डैश 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 स्कूल डैश एड्रेस, विषय छुट्टी के संदर्भ में, महोदय सविनय निवेदन के साथ अनुरोध करना है कि इस तिथि से इस तिथि तक मेरे परिवार में कुछ आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण मुझे अवकाश की आवश्यकता है। ठीक है, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हुई औपचारिक भाषा। लेकिन जब मानिए कि अनौपचारिक भाषा क्या होती है, जब आप अपने परिवार में किसी सदस्य को चिट्ठी लिखते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, तो उसमें क्या करते हैं? ठीक है, कि परम आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी कुशल ही होंगे। ठीक है, जैसे गांधी जी ने हिटलर को जब चिट्ठी लिखी थी तो उन्होंने क्या लिखा था? मेरे भाई हिटलर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि औपचारिक और अनौपचारिक, तो हमें औपचारिक भाषा का उपयोग करना चाहिए जो प्रोफेशनल रिलेशंस में आवश्यक होते हैं। अर्थात हल्की शब्दावली का प्रयोग ना करें, जो आप अपने दोस्तों से बात करते समय करते हैं। ठीक है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने से बचना चाहिए। कोई दिक्कत? अब ऐसी शब्दावली हो जो औपचारिक हो, आधिकारिक लगे। ठीक है, जैसे कि उपयुक्त पत्रांक के संबंध में हमें सूचित किया जा रहा है, या फिर जैसे संस्थान से आपको मैसेज कई बार जाता है, तो उसमें क्या लिखा जाता है? प्रिय विद्यार्थी या प्रिय अभ्यर्थी। ठीक है, इस कारण से आपकी कक्षा को स्थगित किया जा रहा है, आपकी अगली कक्षा इस तिथि को इतने बजे से संपन्न कराई जाएगी। ये एक आधिकारिक बात है, ऑफिशियली एक इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है। या फिर जैसे आपके पास मैसेज आता है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि फीडबैक फॉर्म को समय से भर करके, ठीक है, और जमा कराएं। तो ये आधिकारिक भाषा है। हल्की भाषा का प्रयोग से तात्पर्य क्या है? कि जो आप दोस्त से बात करते हैं, तो दोस्त से बात करते समय क्या कहते हैं? "ए, चलो मारेंगे, मुंह आ देंगे। ठीक है, चल भाग यहाँ से। ठीक है, तो ये जो बात होती है ये हल्की भाषा है। हल्की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सम्मानजनक, एक आधिकारिक भाषा, यहां तक कोई दिक्कत? अब आता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके माध्यम से आप अपनी बात सम्मान के साथ दूसरे तक पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि प्लेन भाषा का यूज कीजिए। प्लेन भाषा से तात्पर्य है सीधी शालीन भाषा, बहुत ज्यादा जिसमें शब्द जाल ना हो, क्लिच ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, जटिलता ना हो। जैसे कोई कविता ले लीजिए,
मृद भावों की अंगूर लता की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। कभी न कन भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। क्या ये जो मैंने बात कही ये आपको समझ में आ गई? क्यों नहीं आई? मैंने तो हिंदी में ही बात की है ना, सभी शालीन शब्दों का उपयोग भी किया है, सभी स्पष्ट शब्दों का उपयोग किया है, लेकिन समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये संदर्भ में बात की गई है। आपको प्रत्येक का मृग भावों की, मृग भाव का मतलब होता है हिरण के जैसे भाव, मतलब निश्चल भाव से, अंगूर लता की, अंगूर का जो टहनी होती है उसकी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझने में आपको कठिनाई हो रही है, हो रही है। या फिर जैसे जयशंकर प्रसाद की कविता है ना, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको हर वर्ड की मीनिंग ही जाननी पड़े, तो क्या होगा? सामने वाला बोर हो जाएगा कि यार भेजा था इसको ऐसे लिखने के लिए, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इसका यूज कर रहा है कि मुझे हर बात पे डिक्शनरी। तो पढ़ने वाला जितना परेशान होगा, आपको उतने कम नंबर देगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए? तो जो सिंपल हो, जो डायरेक्ट बात करे। डायरेक्ट बात से क्या तात्पर्य है? जैसे कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। अब जो भी बातें हैं, ठीक है, जैसे क्षमा, की गलती पे क्षमा भी किया, दया, उसके साथ हमेशा सही से प्रेम से उसके साथ व्यवहार किया, तप, तप का मतलब कि मैंने कष्ट भी सहा। तपस्या क्या होती है? कष्ट सहने की क्षमता ही होती है ना। आप कष्ट के साथ क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में चाहत रखते हुए उसकी उसके मतलब होने की संभावना को क्या करते हैं, अपने अंदर जागृत करते हैं। त्याग किया, सब कुछ छोड़ भी दिया, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, मतलब मनुष्य के रूप का जो बाघ है, जो छलिया है दुर्योधन, वो कहां हारा तुमसे। तो स्पष्ट हो गया, सिंपल हो गया, हर शब्द अपने आप में ही पूरी बात कह गया। जैसे वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। एक मिनट। अब जो कविताएं आई आपके सामने, ठीक है, देखिए, ये पढ़ने से आता है। अब जब निराला जी ने ये कविता लिखी तो उन्होंने सीधा क्या लिखा, कोई संदर्भ नहीं, सीधा सीधा प्लेन कहानी लिख दी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन, भरा बंधन, भरा बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रथ मन, लिए हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तिरुमालिका चट्टालिका प्रकार। अब ये तो स्पष्ट सबको पता चल गई ना कि एक महिला की कहानी है, क्योंकि तोड़ती पत्थर कह रहे हैं। और महिला कौन है? मजदूर है, जो सड़क के किनारे क्या कर रही है, काम कर रही है, पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। अब जहां पर ऐसी स्पष्टता होगी, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो आप चाहते हैं कहना, उस बात को सरलता से कह पाएंगे, सामने वाला आसानी से समझ पाएगा, ऐसी भाषा में जब लिखा जाएगा तो क्या होगा, समझ में आसानी से आ जाएगी, सामने वाले को समझ में आएगा तो नंबर ज्यादा मिलेगा, ठीक है।
क्लियर है? तो हमेशा क्या करना है कि जो स्पष्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, शब्द जाल नहीं बनाना है, क्लिच नहीं बनाना है कि हर जगह जो है सो आपको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाना पड़े। तो शब्दावली कैसी रखनी है? आपको आसान रखनी है, आसान भाषा में बात करनी है। और तीसरा पहलू कि उपयुक्त शब्दावली। अब उपयुक्त शब्दावली से क्या तात्पर्य है? सर आपके अंदर साहित्य का रस दिखता है। अच्छा, साहित्य का रस दिखता है। देखिए, कविताएं मुझे पसंद हैं, तो मैं कविताएं पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं कविताएं पढ़ता हूँ, तो इसीलिए मुझे याद भी हो जाती हैं कुछ कुछ। आप भी जो पढ़ेंगे, आपको भी जो अच्छा लगेगा वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है आप कविता लिखती हैं, लिखना चाहिए। कि कविता लिखने वाले व्यक्ति जो है ना बहुत काल्पनिक होते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, किसी न किसी संदर्भ में खो जाते हैं। या फिर जो कहानी लिखने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनका विचारों का खुला होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो कविताएं या कहानियां लिखते पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो उपयुक्त शब्दावली से क्या तात्पर्य है? उपयुक्त शब्दावली कहने का, जैसे हर विषय का अपना कुछ शब्दावली होता है। उदाहरण के लिए, जब आप पॉलिटी की बात करें, तो आप उसमें एक शब्द पढ़ते हैं संप्रभुता। ठीक है, या फिर समाजवाद, या फिर धर्मनिरपेक्षता। तो ये जो शब्दावली है, ये उस विषय की कुछ खास शब्दावलियां हैं। ठीक है, तो जो निबंध आप लिख रहे हैं, उन निबंधों की जो शब्दावलियां हैं, उन शब्दावली का आपको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि आपने जो निबंध लिखा है, उसके बारे में, उसकी शब्दावली से भी आप क्या हैं, परिचित हैं। ठीक है, जब आप इतिहास के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इतिहास में क्या भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों की बात कर लेते हैं आप। भूत जो है वो इतिहास है, वर्तमान जो है हम जी रहे हैं, और भविष्य किसकी बुनियाद पर खड़ा होता है, इतिहास की, अतीत की बुनियाद पर खड़ा होता है। तो जो शब्दावली जिस विषय की है, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। अब आप लोगों ने पूछा था कि सर मुहावरे, लोकोक्तियां, तो मुहावरे और वाक्यांशों का उपयोग आप कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे एक लेकिन है, किंतु परंतु वाली बात आ गई। लेकिन से तात्पर्य है कि इतना ज्यादा मत कर दीजिए, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना कर दें कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, वो उसको ये ना समझ में आए कि वो निबंध पढ़ रहा है या मुहावरे पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है, तो ये एक मुहावरा है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि ज्ञान की कमी होती है तो वो क्या करता है, अपनी कमी छिपाने के लिए सामने वाले के अस्तित्व को ही नकार देता है। अधजल गगरी छलकत जाए, कम जानकारी होने पे ज्यादा जो है सो बखारना। ठीक है, तो मुहावरों को एक्सप्लेन तो हुआ संदर्भ में यूज करेंगे ना, तो जब चूंकि किसी चीज को किसी संदर्भ में उपयोग करेंगे, तो वहां पे जो है वो आपको बहुत ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि आप लिखते हैं कि वो इस तरह से अपने बिना किसी आधार के ज्ञान को प्रदर्शित करता है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। अर्थात उसकी बात का कोई सर पैर नहीं होता। ठीक है, उसको किसी विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताता है कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए कि मुझे जो विषय बिल्कुल नहीं आता, मैं आपको उसका ज्ञान दूं यदि, तो ये क्या होगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
अब मुझे पता ही नहीं कि जिस विषय की जानकारी मुझे है ही नहीं, उसके बारे में मैं कैसे जानकारी दे सकता हूँ? ठीक है? सावन के अंधे को हरा अर्थात कि जिस समय आपको जैसा अनुभव होता है, उसके बाद वही चीज़ आपको हमेशा के लिए अच्छा लगने लगता है। क्योंकि वो अनुभव आपने कभी पाया ही नहीं। ठीक है? तो इस तरह से मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग, ठीक है? ये सब ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ जो आपके उपयोग में, आपके निबंध के संदर्भ में उपयोगी हो, केवल उन्हीं का उपयोग करना है। ठीक है? जैसे कि अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन करना शुरू किया, तो वो एक के बाद दूसरी लड़ाई जीतते गए, दूसरी के बाद तीसरी लड़ाई जीतते गए, जैसे सावन के अंधे को सब हमें हरा ही दिखाई देता है। उनको लगा कि भारतीय इतने कमज़ोर हैं, उन्होंने मान लिया कि इतने कमज़ोर हैं कि हम जब चाहें तब उनको हरा देंगे। तो एक संदर्भ में उपयोग हो गया। 1-2 मुहावरा बहुत हो गया, 1-2 लोकोक्ति बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आसान भाषा में लिखना है। ठीक है? क्लियर है? तो मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतना ही करें कि उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लू और ब्लैक का ही उपयोग कर सकते हैं। तीसरे किसी कलम के रंग के कलर कौन मतलब कलम का उपयोग आप नहीं कर सकते। ठीक है? तो क्या करेंगे? स्पष्ट लिखेंगे, संक्षिप्त भाषा में लिखेंगे, औपचारिक भाषा में लिखेंगे। कॉम्प्लिकेटेड जो लैंग्वेज है उसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है? मम्मी की डाँट मुहावरों से कम थोड़ी ना है। ठीक है? अब जैसे एक है कि बेटा जो निकले बन पिशाच माँ का कलेजा काट ले निकाल तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा खुश रहो लाल। कि एक माँ ही है जो आप जब घर में घुसते हैं तो वो पूछती हैं क्या कि बेटा खाया कि नहीं खाया? पिताजी पूछेंगे कि पढ़ाई की कि नहीं की? तो पढ़ाई से आपके करियर, आपके जीवन की बात होती है। माँ को चिंता रहती है बेटा खुश है कि नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए थी कि बेटा जो निकले बन पिशाच, बेटा अगर जो है सो बर्बाद हो के माँ को जो है ना मार भी दे, तो भी माँ यही चाहेगी कि जाओ तुम खुश रहो, ठीक है? मार्कर या स्केच पेन का उपयोग कर सकते हैं, कहीं नहीं उपयोग कर सकते हैं, कतई नहीं उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? कोई आवश्यकता नहीं है करने की। सर हम ये आप कह रहे हैं वो हम कहाँ पढ़ सकते हैं? कहीं भी ऑनलाइन कविता कोश नाम से एक जो है सो वेबसाइट है, उसपे बहुत सारी कविताएँ हैं, जितने राइटर्स की है सब लगभग सबकी हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो स्पष्ट, संक्षिप्त, औपचारिक भाषा का प्रयोग, शब्दजाल और क्लिच से बचना। यहाँ यदि कहीं पे विशिष्ट शब्दावली का उपयोग करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे। यदि कहीं पे विशिष्ट शब्दावली का उपयोग करते हैं, किसी स्पेशल वर्ड का उपयोग करते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसका स्पष्ट स्पष्टीकरण या परिभाषा प्रदान कर देना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को डिक्शनरी खोलने के बजाय वही मिल जाए। क्योंकि चेक करने वाले के लिए जितनी कम मेहनत, आपके लिए उतना अधिक अंक, ठीक है? निबंध के लिए आर्टिकल कहाँ से पढ़ें? न्यूज़पेपर से पढ़िए। जीएस का आंसर इससे जैसा लिखें तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें पूछा जाएगा आम, आप लिख देंगे इमली, तो कैसे मिलेगा? जीएस में सीमित होता है, उसमें पूछा जाता है कि ये चीज़ बताइए, तो आप उसको लिखते हैं। जो निबंध है उसमें आपकी खुली छूट होती है। पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों करेंगे पेंसिल का प्रयोग बताइए? आप पेंसिल का प्रयोग करें या कोई खुन्नस में काट दिया, आपका पेंसिल वाला मिटा दिया तो क्या करेंगे? केवल ब्लू और ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हैं, वो भी बॉल पेन का, ठीक है? चलिए, तो हमेशा क्या है कि मतलब आपको जब भी कहीं विशेष शब्दावली का उपयोग करें, तो तुरंत उसको क्या करना चाहिए? वहीं पे परिभाषित कर देना चाहिए।
उपयुक्त शब्दावली, मुहावरे, वाक्यांश का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि अस्पष्ट और अत्यधिक जटिल शब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए, ठीक है? जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सके। मुहावरे, वाक्यांश का प्रयोग करते समय ये देखें कि वे उस संदर्भ के लिए उपयुक्त हैं। यदि उपयुक्त नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। बॉल पेन क्या है? बॉल पेन होता है जो कलम आप हम लिखते हैं नॉर्मली। एक होता है स्याही वाला कलम जिसको फाउंटेन पेन कहते हैं या जेल पेन, उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मेंस में पेन हमारा होगा जी, पेन आपको लेकर के जाना पड़ता है। ठीक है? ठीक है? सावधान रहें कि मुहावरों का अधिक उपयोग ना करें, क्योंकि अत्यधिक उपयोग आपके लेखन को अप्राकृतिक या बोझिल बना देता है। अप्राकृतिक से क्या तात्पर्य है? कि आप फ्लो में नहीं फिर लगेंगे। ये लगेगा कि आप जबरदस्ती ज्ञान बघाड़ने के लिए बहुत की मतलब मुझे बहुत सारे मुहावरे आते हैं। इस तरह से क्योंकि सामान्य बोलचाल में आप इक्का-दुक्का मुहावरा उपयोग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है? तो जब बॉल पेन यूज कर सकते हैं तो फाउंटेन पेन कैसे यूज करेंगे? सब मनाही है। फाउंटेन पेन से आप लिख दीजिएगा कॉपी पे और पानी पड़ गया तो आपकी कॉपी सारी जो है सब प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है? इसीलिए कहता हूँ कि जो एग्ज़ाम आपको मेंस का जो टेस्ट पेपर आता है, ठीक है? मेंस टेस्ट सीरीज़ जब होता है, तो उसमें सारे कंडीशंस दिए गए होते हैं, उन कंडीशंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है? अब ये सब हो गया, आपने निबंध लिख लिया, आपको शब्दावली पता चल गई, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, सब कुछ आ गया। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ठीक है? तो इसका उपाय क्या है? अभ्यास, 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 अभ्यास। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब तक हाँ, वेबसाइट कविता कोश बताया था। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य क्या है? कि अभ्यास और सुधार ही आपके जीवन का एकमात्र तरीका है, जो आपको बेहतर बना सकता है। लिखिए, अलग-अलग टॉपिक पर निबंध लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और लिख करके क्या कीजिए? उसको भेजिए आईएएस हिंदी पे या फिर टारगेट आईएएस पे। ठीक है? लिख करके भेज दिए, वहां से इवैल्यूएट होकर के आया। इवैल्यूएट होने के बाद आपको कुछ कमेंट दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं। उन सुझाव पर अमल कीजिए। मैं अटक नहीं गया हूं, यहां से ठीक चल रहा है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है ना सब लोगों को? ठीक है, तो एक आध लोग जिनकी दिक्कत आ रही है वो अपना पेज रिफ्रेश कीजिए। ठीक है? हे प्रभु, केवल बॉल पेन का उपयोग कर सकते हैं, वो भी ब्लू और ब्लैक। बाकी जेल पेन, फाउंटेन पेन, पेंसिल ये सब का उपयोग नहीं करना है। यूपीएससी का टॉपिक कहाँ से, ये एसए का टॉपिक कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के एसए के टॉपिक्स लीजिए। कोई भी किताब में कोई कोटेशन मिलता है वो आपका एसए का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है? किसी भी चीज की कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसमें लगा दीजिए संभावना व चुनौतियां। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संभावना व चुनौतियां, निबंध का टॉपिक हो गया। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, का मानव जीवन पर प्रभाव, टॉपिक हो गया। ठीक है? ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, आवश्यक या फिर बाध्यता, टॉपिक हो गया। तो कुछ भी लगा देंगे तो हर बार आपका क्या होगा? सर क्लास के बाहर और अंदर आपका नाम क्यों नहीं लिखा है? बाकी एक चीज बताइए, मेरा नाम लिख देने से आपको समझने में ज्यादा आ जाएगा या कम आएगा? एक निशांची को हमेशा लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। वो आपने कहानी सुनी है ना कि जब द्रोणाचार्य सभी को तीरंदाजी सिखा रहे थे, तो सबसे पूछ रहे थे कि निशाना लगाओ, अब बताओ तुमको क्या-क्या दिख रहा है? तो सबको पेड़, वन, गुरुजी, आप, मैं,
केवल एक अर्जुन ही ऐसा था, ठीक है, जिसने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आँख दिख रही है। तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, आपके लिए भी सिर्फ वही मायने रखना चाहिए। ठीक है? चलिए, उसके बाद जब जो सुझाव मिले उस सुझाव से क्या करना चाहिए आपको? सुधार करना चाहिए। सलाहकारों, साथियों, ऑनलाइन संसाधनों से प्रतिक्रिया माँगे। जैसे आपके पास ऑनलाइन स एक जो है सो इफेक्टिव सोर्स क्या है? आईएएस हिंदी या टारगेट आईएएस लिख करके भेजिए। वहाँ से आपको इवैल्यूएट करके कुछ पॉइंट्स बताए जाएँगे कि क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, किसको कम किया जा सकता है, किसको बेहतर करने की आवश्यकता है, ठीक है? किन-किन बिंदुओं को उसमें जोड़ा जा सकता है, ठीक है? तो उस पे आप क्या कर सकते हैं, अपना सुधार कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके लेखन में शुरुआत करने के बाद और वर्तमान तक पहुँचने में बहुत का परिवर्तन आया है, व्यापक परिवर्तन आया है। कारण कि आप निरंतर क्या करते हैं, ठीक है? कि आप निरंतर उन सुझावों पर काम करते हैं। तो ये आपको भी करना है। क्लियर है? और पिछले वर्षों के निबंध पत्रों और टॉपर्स के निबंधों का विश्लेषण आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाते हैं। आप सर्च करेंगे, तो जो पिछले टॉपर्स हैं, उनके भी निबंध मिल जाएँगे। आपको प्रीवियस ईयर का कुछ एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है? तो उन सब को आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं समझने के लिए। लेकिन मैं तो आपको इसके बजाय इन इन दोनों इसका तो आपके पास ये है सोर्स, इसके लिए मैं सलाह दूँगा कि आप क्योंकि पीछे वाला तो इससे आएगा नहीं, जो भी आएगा नया आएगा, तो आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल को। ये आपका ना सबसे अच्छा मार्गदर्शक है, ठीक है? क्लियर है? अभी शुरुआत देखिए, पहले कदम के साथ ही आधी सफलता मिल जाती है, तो पहले लिखना तो शुरू कीजिए। आप पहले 100 या 200 शब्दों में जो है सो निबंध लिखिए, ठीक है? 300 शब्दों में निबंध लिखिए, गाय पर निबंध लिखिए। आप कहेंगे कि बचकाना है, लेकिन गाय पर निबंध लिखेंगे, आप मेरा स्कूल पर निबंध लिखिए, ठीक है? मेरा प्रिय मित्र पर निबंध लिखिए, ठीक है? हमारे देश पर निबंध लिखिए। तो जब कभी भी आप छोटे-छोटे टॉपिक से शुरू कीजिए ना, तो एक शुरुआत हो जाएगी आपकी। जब शुरुआत इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप बड़े टॉपिक पर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? जैसे भारत की अमूर्त विरासत और बड़ा टॉपिक हो गया। एक्सपेक्टेशन वाले, ठीक है? सपने वाली चीज़ें हो जाएँगी कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आप क्या-क्या कर सकते थे, ठीक है? भारत की यदि विश्व गुरु बनना है, तो भारत को विश्व गुरु बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा? सर न्यूज़पेपर बायजूस के वेबसाइट पर मिल जाएगा। बायजूस के वेबसाइट पर न्यूज़पेपर कैसे मिलेगा? यहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है, ठीक है? सर हम लिख कर कैसे सेंड करें पीडीएफ आपको? मुझे केवल स्ट्रक्चर भेजिए, मेल आईडी आपको दी गई है। स्ट्रक्चर भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। पूरा निबंध क्योंकि देखिए एक निबंध कम से कम 7 से 8 पेज में होगा। उतने का समय होता नहीं है। जो सही बात है। बेवजह आपका मेरे पास 10 दिन पड़ा रहे, 15 दिन पड़ा रहे, तो उससे बेहतर है कि आप स्ट्रक्चर भेजिए क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप लिखेंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसे बनाएँ? तो इतने 3 घंटे में हमने बात करी क्या है, ये बताइए? स्ट्रक्चर कैसे बनाएँ, उसके लिए आप जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन हमने चर्चा किया आज की क्लास में शुरुआत में, उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा कि इस तरह से आप क्या करेंगे, लिख पाएँगे। लेकिन ये सब के बाद, ये सब इतनी फ़ॉर्मूला मैंने बता दिए, इतने तरीके बता दिए, ये सब कुछ बता दिया।
एक सबसे आवश्यक चीज़ बताएँ कि मानिए कि जितनी बातें मैंने की कुछ समझ में आपको नहीं आया। मैंने मान लिया कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। कितने लोग हैं यहाँ जिनको सब समझ में आया? जल्दी, जल्दी, जल्दी जवाब जल्दी। ठीक है? चलिए, सबसे थोड़ा कम आया, समझ में आया, जो भी आया, चलिए गुड। समझ में आया? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारी बातें समझ में आने के बावजूद भी जब आप इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ठीक है? सब एक बार में तो समझ में आ भी नहीं सकता ना। हर चीज़ का पहली बार में आप किसी से दोस्ती करने जाएँगे